विदर्भ टीवी में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ है विधायक कृष्णा खोपड़े, जिनसे हम कोरोना संकट में जनता की समस्याओं पर बात करेंगे और साथ ही बात करेंगे फ़ोन टैपिंग के मामले में, जिस पर एक अपनी अलग राय रखते हैं कृष्णा खोपड़े सर। तो आइए उनसे बात करते हैं। सर, अभी एक 2-3 दिन पहले का मामला है, आपने फ़ोन टैपिंग के मामले पर अपनी राय रखी है और महाविकास आघाड़ी पर आरोप लगाया है कि बीजेपी के काम रोकने के लिए इस तरह के कुछ काम किए जा रहे हैं फ़ोन टैपिंग के मामले में। क्या कहेंगे आप? ये जो लेटर जो आपको मैं बता रहा हूँ, ये 2 दिन पहले मुझे प्राप्त हुआ था और 27 तारीख को मैंने लकड़गंज पुलिस स्टेशन में इसकी तकरार दाखिल किया। इस लेटर के अंदर जो लिखा हुआ है उसमें सभी पदाधिकारी हो, आमदार हो, उनका सीडीआर निकाले जा रहा, मोबाइल टेपिंग की जा रही है और इसमें महाराष्ट्र सरकार के गृह विभाग के कुछ पुलिस कर्मचारी, अधिकारी, इनको इस काम में लगाया गया, ऐसा इसमें उल्लेख है। इसमें मनीष भगाड़े, ये साइबर हैंकर दाऊद इब्राहिम कासकर, कराची, पाकिस्तान, इनका भी इसने सीडीआर निकाला, ऐसी इसमें जानकारी है। इसी लेटर के अंदर जिस मोबाइल का उपयोग उसने किया है, उस मोबाइल के ऊपर जब मैंने बात किया तो उसने कहा क्या ये भगाड़े मेरा मित्र है और जिसका नाम है सोपान पाटिल। ये सोपान पाटिल ये महाराष्ट्र के जो कैबिनेट मंत्री है, ये गुलाबराव पाटिल, ये मेरे छोटे भाई है, ऐसा भी उन्होंने मुझे कहा। मैंने उसको पूछा क्या बा तेरे को ये डर नहीं लगता क्या, और इस प्रकार का तेरा नंबर इसमें है तो ये कुछ नहीं होता करके उसने कहा है ना, वो डेयरिंग से बात कर रहा था। मैं उसको ये भी कहा कि कल पुलिस में तकरार होंगी, तेरे अगर भाई मिनिस्टर है तो उनको भी अड़चन आ सकती है, तेरे को भी अड़चन आएंगी, तो उसका कोई डर है क्या? नहीं, मतलब मुझे ऐसा डर नहीं है, क्योंकि इसके पहले भी हमने भारतीय जनता पार्टी के अनेक वरिष्ठ नेताओं को फंसाने का काम हम लोगों ने किया हुआ है और इसीलिए ये पत्र के हिसाब से देखा जाए तो मुझे शंका निर्माण हुई, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी की सरकार है। उद्धव ठाकरे ये सभी कामों के अंदर टोटली फेलोर ठहरे हुए हैं, विकास काम के अंदर पूरी तरीके से जीरो है। एक भी पैसा उन्होंने महाराष्ट्र में नहीं तो नागपुर शहर के अंदर एक भी 7-8 महीनों के अंदर एक भी रुपया विकास काम का नहीं दिया। उल्टे देवेंद्र फडणवीस साहब ने उनके कार्यकाल में जो निधि नागपुर को दिया था वो भी उन्होंने वापस ले लिया है और पूरी तरह से ये फेलोवर है। कोरोना महामारी में भी ये फेलोर हुई है, ये जीरो कोरोना महामारी में हुई है। महाराष्ट्र की जनता परेशान है और इसीलिए कहीं तो भी भाजपा के आमदार और पदाधिकारियों को अड़चन में लाना, उनके सीडीआर बनाना, उनके मोबाइल टेपिंग करना, इस प्रकार का ये काम महाराष्ट्र की सरकार की ओर से, गृह विभाग की ओर से ये शुरू है। क्योंकि इसमें स्पष्ट, क्योंकि जिन अधिकारियों के नाम दिया उसमें पुलिस निरीक्षक का भी नाम है, जो पीएसआई उसमें इन्वॉल्व है उसका भी नाम है, पुलिस हेड कांस्टेबल होगा, कर्मचारी होगा, उसके भी नाम का उसने उल्लेख किया हुआ है और इसीलिए पुलिस डिपार्टमेंट में मैंने इसकी तकरार किया है और निश्चित रूप से जल्द इसमें जो सत्यता होंगी वो सामने आएंगी और संबंधित जो उसके अंदर जो नाम है उनके ऊपर कार्रवाई होंगी, ऐसा हमको भरोसा है। सर, इस मामले में कार्रवाई के लिए किस तरह का आप निर्णय ले रहे हैं? नहीं, कार्रवाई कैसा है, ये गंभीर मामला है, ये कोई कृष्णा खोपड़े के अकेले का मामला नहीं। इस प्रकार के लेटर उसने, क्योंकि इसमें लिखा है सावधानी के निवेदन, इस प्रकार के लेटर उसने भाजपा के पदाधिकारियों को भी भेजा होगा, भाजपा के आमदारों को भी भेजा। ये मेरे हाथ में ताबड़तोड़ लगने से मैंने इसकी दखल लिया, बाकी लोग भी उसके जिन के पास गए होंगे वो भी दखल लेंगे, क्योंकि ये गंभीर मामला है और ये गंभीर मामला और ये सरकार से संबंधित है, क्योंकि ऑलरेडी इस लेटर के अंदर सभी अधिकारियों के उन्होंने नाम दिया जिसको काम पे लगाया गया है और इसीलिए ये सेंसिटिव मामला होने की वजह से जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा उसके ऊपर कार्रवाई हो
और सत्यता जनता के सामने, यही हमारी इच्छा है। सर, ये तो एक जांच का मामला है जिस पर कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन जनता की समस्याओं पर भी हम आपसे कुछ सवाल पूछना चाहेंगे। जैसे कि कोरोना संकट में जो बिजली का बिल आया है वो बहुत बड़ी समस्या है, और आपने विदर्भ और मुंबई में जिस तरह का बिजली का बिल दिया जा रहा है उस भेदभाव पर आपने आक्षेप उठाया, उसके बारे में क्या कहेंगे? आपने अगर ऊर्जा मंत्री ने जब मार्च के बाद 22 मार्च को जब लॉकडाउन हुआ और उसके बाद जब ऊर्जा मंत्री के बयान आए मीडिया के माध्यम से, वर्तमान पेपर के माध्यम से, अगर आपने देखा होगा तो उस समय उन्होंने कहा था कि कोई भी रेट नहीं बढ़ेगा, कोई भी उसके ऊपर ब्याज नहीं लगेगा, और इस महामारी के अंदर लोग अड़चन में हैं और इसीलिए किसी का कनेक्शन भी काटा नहीं जाएगा। इस प्रकार का उन्होंने सूचना संबंधित अधिकारियों को किया, तो इस प्रकार की घोषणा उन्होंने किया। लेकिन जब ये बिल आना जब शुरू हुआ तो उसमें अप्रैल, मई और जून, अप्रैल, मई, जून के ये 3 महीने के बिल आए, और ये बिल इतने बड़े पैमाने पर आए कि 2019 के ये 3 महीनों के अगर बिल अगर अपन देखें, वो बिल से अगर ये बिल की टैली करें तो उससे भी ज़्यादा अमाउंट ये बिल के अंदर था। और इसके अंदर उन्होंने 10% रेट बढ़ाया, 12% उसके ऊपर 2 महीने जिसने नहीं भरा होगा उसके ऊपर 12% उन्होंने ब्याज लगाया, और इसीलिए इतने बड़े पैमाने पर बिल की अमाउंट आई जिससे पूरा महाराष्ट्र परेशान है। सभी पार्टियों ने इसका आंदोलन किया। जिस पार्टी से वो चुन के आए, जिस पार्टी के भरोसे वो मंत्री बने, उस पार्टी ने भी आंदोलन किया है। भारतीय जनता पार्टी लगातार आंदोलन कर रही है। हमने अभी तक 6-7 आंदोलन किए, और नितिन राऊत जी ये नागपुर के हैं और महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री है, उनसे हमने बारंबार विनती किया है कि ये जो 3 महीने का ये जो बिल आया है, और आपने बोला था कि हम दिल्ली के धरती के ऊपर करेंगे, ये 3 महीने का 300 यूनिट आप कम करें, यानी 3 महीने का 900 यूनिट आप कम करें, इसके ऊपर भी हमने उनका ध्यान आकर्षित किया। उसके बाद मैंने उनको और लेटर भेजा, उनका आज तक का कोई लेटर का जवाब आता नहीं। मेल के द्वारा हम लेटर भेजते, उसका वो देखते क्या नहीं देखते, उनके पीए देते क्या नहीं देते मुझे मालूम नहीं, लेकिन उनके एक भी लेटर का उनका अभी तक जवाब आया नहीं। और महाराष्ट्र के अंदर तफावत बड़े पैमाने पर है। बम्बई के अंदर टाटा, रिलायंस, अदानी ने जो उनके MSCB के जो उन्होंने वहाँ जो उनकी एजेंसी है, उनके बम्बई के अगर रेट देखो और नागपुर उपराजधानी है महाराष्ट्र की, यहाँ के रेट देखो, उसमें भी बड़े पैमाने पर तफावत है। और जब बम्बई में लोगों को तुम सस्ती बिजली दे सकते हो तो फिर नागपुर में तुम क्यों सस्ती बिजली नहीं दे सकते? क्योंकि विदर्भ में बिजली का उत्पादन होता है, विदर्भ में उत्पादन हुआ और बिजली बम्बई को सस्ती मिले और नागपुर और विदर्भ को महंगी मिले, ये कहाँ का न्याय संगत विषय है, ये हमारे समझ से परे है। लेकिन नितिन राऊत जी को ये डिपार्टमेंट, ऊर्जा मंत्रालय, उनके समझ में आया क्या नहीं आया, उनको ये डिपार्टमेंट की समझ है कि नहीं, कि अधिकारी उनको गोल गोल घुमा के उनको गुमराह कर रहे हैं, इस प्रकार की अभी शंका निर्माण हुई है। और इसलिए मेरी उनसे विनती है कि इस विषय के ऊपर, क्योंकि लोग कोरोना महामारी से परेशान हैं, आज झोपड़पट्टी वाला होगा उसको 1000 रुपये का बिल आता था तो उसको 8-8, 10-10 हज़ार रुपये के बिल आए, जिसको 2000 का आता था उसको 18-18, 20-20 हज़ार रुपये के बिल आए, जिसको 5000 का आता होगा उसको 25-25, 30-30 हज़ार रुपये के बिल आए। आखिर ये लोग भरेंगे कहाँ से? लोगों का व्यापार बंद, धंधा बंद, दुकानें बंद, पूरा चौपट इस महामारी में हुआ है, तो सरकार ने मदद करना चाहिए। मेरी उनसे विनती है कि पंजाब सरकार ने इस लॉकडाउन के दरमियान के टोटली बिल माफ़ किए, दिल्ली की सरकार ने बिल माफ़ किए, पंजाब में तुम्हारी सरकार है, वहाँ अगर आपको समस्या नहीं होगा तो पंजाब का डाटा बुला के उस आधार पे आप ये बिजली माफ़ करने का निर्णय लो। लेकिन जनता को राहत देने का काम ये सरकार का है, ये ऊर्जा मंत्री का है, और निश्चित रूप से उन्होंने इस संबंध में आगे की कार्रवाई करके इस राज्य की जनता को राहत देना चाहिए, ऐसी हमारी विनती है। सर, कोरोना संकट में लगातार पेशेंट्स जो है काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं, और उस पर आप
आपका कहना है कि जो छोटे मोटे चाय टपरी या फिर नाश्ते की दुकानें हैं उसको शुरू रखना चाहिए, तो क्या लगता है आपकी किस तरह की एहतियात बरतना चाहिए और ये कितना सही होगा? नागपुर महानगर पालिका का ये कंट्रोल का विषय है। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ, पहला लॉकडाउन 22 मार्च को हुआ और उसके बाद लगातार लॉकडाउन शुरू हुए। जनता बड़े पैमाने पर परेशान थी क्योंकि कंटिन्यू लॉकडाउन शुरू होने की वजह से लोग घर के बाहर नहीं निकलते थे, उनके भूखमरी के प्रॉब्लम आ गए थे। नागपुर शहर की जनता का और सभी संगठनों का मैं मनपूर्वक आभार मानता और अभिनंदन करता हूँ। क्या उस लॉकडाउन के दरमियान अनेक लोगों ने मदद किए, अनेक लोगों ने अपने किचन शुरू किए, अनेक दानदाता सामने आए और इसीलिए 2-2.5 महीने लगातार किचन चलते रहे। हमने कुछ पूर्व नागपुर भारतीय जनता पार्टी की ओर से पाटीदार भवन में लगातार हमने कंटिन्यू 2 महीने किचन चलाया। रोज़ 7,000 6,000 7,000 डब्बे हमारे कार्यकर्ता बना के जाके नगर चौक हमारे बांटते थे। उसके बाद भी लॉकडाउन जब खुला, लॉकडाउन खुलने के बाद भी प्रशासन की ओर से कभी एक साइड की दुकानें बंद रखो तो दूसरे साइड की दुकानें खुलो, ये कहाँ का तर्क लाया ये मुझे नहीं मालूम। दुकान बंद रही तो कोरोना भाग जाता क्या, या दुकान खुली रही तो कोरोना घुसता क्या, ये कहाँ का उन्होंने आइडिया लाया ये मुझे मालूम नहीं है। लेकिन उससे जिस साइड की दुकानें बंद रहती वहाँ भीड़ ज़्यादा होती है और जिस साइड की दुकानें अगर दोनों साइड की अगर उन्होंने दुकानें खुली रही तो लोगों का इधर उधर बाइफर्केशन होता है। लोग इधर से भी माल खरीदी करेंगे, उधर से भी माल खरीदी करेंगे। कमिश्नर ने ये लॉकडाउन के नियम का कड़ाई से पालन करना चाहिए। लोगों को, दुकानदारों को ताकीद देना चाहिए क्या जो कोविड-19 के जो नियम होंगे उस नियम का कड़ाई से पालन करो, नहीं तो उनको फाइन ठोको। लेकिन लॉकडाउन करना ये कोई पर्याय नहीं है और इसीलिए जनता बड़े पैमाने पर नागपुर शहर के लॉकडाउन के विरोध में है। अब बीच बीच में कभी मैंने अनेक बार निगम आयुक्त महोदय को बोला कि आपने दारू की दुकानें शुरू किए, आपने बड़े बड़े उद्योग को परवानगी दिए, आपने दुकानों को परवानगी दिए, आपने चाय ठेले वाले को परवानगी नहीं दी जो टपरी पे बेचारा रोज अपनी जीवन मर्रा की जिंदगी जीकर अपना परिवार पालता है। आपने पान ठेले बंद करने के आदेश अभी नहीं दिए, आपने जिम खोलने के आदेश अभी तक आपने नहीं दिए। इस प्रकार के जो गोर गरीब लोगों को, जो जीवन मर्रा से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनको जिस प्रकार की अड़चन हो रही, ऑटो 3 महीने से लगातार बंद थे, बड़े मुश्किल से ऑटो शुरू हुए और ऑटो में नियम के अनुसार 2 सवारी वो लोग बिठाते थे, कैसा भी उनकी रोजी रोटी शुरू हुई थी। फिर कमिश्नर ने मीटिंग में आदेश दिया और डीसीपी ने ऑर्डर निकाला कि ऑटो बंद करने का उन्होंने निर्णय लिया। मुझे यही समझ में नहीं आया कि ऑटो में 2 सवारी जाती है, उसमें कोरोना घुसेगा। लोग ट्रक में जा रहे हैं, लोग बस में जा रहे हैं, लोग मिनी बस में जा रहे हैं, लोग कार में घूम रहे, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ में घूमते, स्कूटर पे लोग घूम रहे तो उनको कोरोना नहीं झूमता। स्कूटर पे अगर स्कूटर पे अगर जाऊँ तो मुझे कोरोना नहीं झूमता और मेरी औरत अगर स्कूटर पे मेरे साथ बैठी तो कोरोना झूमता है। और पुलिस वाले 500 से 1000 रुपये तक का फाइन लोगों से लेते हैं। लोग बिल्कुल परेशान है और इसके ऊपर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। बीच में महापौर जी ने एक अच्छी बैठक लिया था, जनप्रतिनिधि की 4 महीने के बाद वो पहली बैठक कमिश्नर और पुलिस आयुक्त के उपस्थिति में बैठक हुई। उसमें 2 दिन का कर्फ्यू लगाने का निर्णय हुआ और जनता ने उसको प्रतिसाद दिया। जनता ने सभी अपने व्यापार बंद रखे, धंधे बंद रखे, लोग घर से बाहर नहीं निकले, अच्छा उसको प्रतिसाद दिया। परंतु पालक मंत्री के कहीं तो भी पेट में दुखने लगा, क्या बा इन्होंने कैसा निर्णय लिया और इनको सफलता कैसी मिली। अब उन्होंने फिर से एक समिति बनाने का नाटक किया है, जबकि ऑलरेडी कमिश्नर ये शासन का होता है, तुम्हारा कलेक्टर ये शासन का होता है, पुलिस कमिश्नर भी ये शासन का होता है और जनप्रतिनिधि ये जनता के प्रतिनिधि है। जनता के प्रतिनिधि के कभी सूद लेने का काम पालक मंत्री ने आज तक का नहीं किया। इतने 4 महीने के कार्यकाल में अंदर एक आधी मीटिंग
टेम्परवारी उन्होंने लिया, उसके बाद अभी तक उनको जनप्रतिनिधि की याद नहीं आए, परंतु कमिश्नर और महापौर ने मिलकर संयुक्त मीटिंग लिया, उसका फ़ायदा भी इस शहर के जनता को हुआ। और ऐसा ही कर्फ्यू अगर शनिवार और रविवार को अगर 2 दिन अपन रखते गए तो निश्चित रूप से उसका फ़ायदा होगा। लोगों को लॉकडाउन के कड़े और नियम कैसे हो सकते हैं उसके ऊपर कमिश्नर ने ध्यान देने की आवश्यकता है। और ये समिति जो पालक मंत्री ने बनाया इसका कोई अर्थ नहीं है। और लॉकडाउन का सभी जनप्रतिनिधियों ने, जितने भी जनप्रतिनिधि वहाँ उपस्थित थे, सभी ने, कांग्रेस के सहित सभी लोगों ने लॉकडाउन का विरोध किया। और इसीलिए जनता को अभी काम पर लगी हुई है, जनता को रोजगार चाहिए, जनता को काम चाहिए। और जनता को काम, अभी शहर की जनता धीरे धीरे इससे उब रही है और इसीलिए लोगों ने इसका कर्फ्यू का समर्थन किया था। तो ये थे हमारे साथ विधायक कृष्णा खोपड़े, जिन्होंने फ़ोन टैपिंग के मामले पर अपनी भूमिका रखते हुए इस मामले की जांच और इसकी कार्रवाई किए जाने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि 2 से 3 महीने लॉकडाउन के गुजर जाने के बाद ही कुछ कड़े नियमों और शर्तों के साथ इसे लोगों का व्यवसाय शुरू करना चाहिए, ताकि उनकी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है, उनके आर्थिक व्यवहार जो है इससे प्रभावित ना हो। कैमरा पर्सन विकास जीवनी के साथ चेतना गानार, विदर्भ टीवी।